Assalamualaikum class, welcome to the first lecture of computer architecture. Absha Almas here, lecturer computer science. And our first lecture is about the introduction of the computer architecture. So first of all, we will understand that what is the architecture. आर्किटेक्चर के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, बहुत सारी जगहों पे इसका नाम भी पढ़ा होगा. So architecture is basically the structure of anything. कोई भी चीज हो सकती है, आपका सिस्टम हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम है, आपका घर है. हर चीज का एक मैप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके मुताबिक हम उस चीज को जो है वो बिल्ड करते हैं. ठीक है. अब इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास आर्किटेक्चर को डेवलप करने के लिए कौन सी पर्सनैलिटीज अवेलेबल होंगी. डेफिनेटली द पर्सन who will develop the architecture is called the architect. Okay, so architect basically use different types of rules, methods to develop an architecture. So हम ये इस चीज पे फोकस करते हैं कि जब आर्किटेक्चर को डेवलप किया जाता है तो उसको ऐसे ही नहीं डेवलप किया जाता, उसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू डेवलप किया जाता है. सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहली चीज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर. कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड मेथड्स हैं. अब इसमें बात ये है कि रूल्स एंड मेथड्स क्या होते हैं. रूल वो है जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी चीज को डेवलप करते हैं. ठीक है. जैसे हम फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज करने का भी एक रूल होता है. ठीक है. सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब्स द फंक्शनैलिटी, जो कि आपकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करती है और उसकी इंप्लीमेंटेशन को डिस्क्राइब करती है. सो रूल्स आपके पास वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं. मेथड्स आर योर प्री डिफाइंड मेथड्स. जैसे मेथड इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर कि आप कैसे कौन सा काम करेंगे. उसके अलावा उसमें फंक्शनैलिटी है. फंक्शनैलिटी जो कि कंप्लीट आपके सिस्टम के फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगे, वर्किंग कैसे होगी, उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा. आपने चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कौन सी चीज किस पैटर्न में मौजूद है, कौन सी चीज को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, उन चीजों को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं. उसके अलावा फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स की. So there are some definitions that defines the architecture. It is describing the capabilities and the programming model of the computer, but not a particular implementation. यहाँ पे एक डायग्राम ली गई है. That is basically not from any book. It is from any resource. तो आपको ये एक सिंपल फॉर्म में डायग्राम दी हुई है कि यहाँ पे आपके पास क्या है. This is actually the complete architecture and organization of your computer system. कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको किस तरह से अरेंज करते हैं, तो वो चीजें आती हैं. जैसे कि आपके पास सीपीयू दिया हुआ है. बेसिक कंपोनेंट्स में यही आता है ना, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी. सो यू आर गिविंग द इनपुट. इनपुट किसको दी जाती है? टू दी सीपीयू. सीपीयू के अंदर कंप्लीट उसकी प्रोसेसिंग होगी जिसमें कंट्रोल यूनिट होगा, प्रोसेसर होगा, एंड प्रोसेसर में हमारे पास रजिस्टर्स हैं एंड कम्युनिकेशन लॉजिक्स हैं. ठीक है. और प्रोसेसिंग के बाद जब उसमें फिर हम डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है सिस्टम एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट आते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट. और वो रिजल्ट्स को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, शो करते हैं स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. और आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ योर कंप्लीट सिस्टम, ठीक है, you may store the results over the
मेन मेमोरी के किसी फ्रेम के ऊपर आप अपने रिजल्ट्स को शो करते हैं और वो रिजल्ट्स जो है वो आपके सिस्टम की आउटपुट डिवाइस पे शो हो जाते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो बेसिकली आप लोगों ने आईसीटी में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ा होगा, या कहीं पे भी जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जब आपने स्टडी किया था तो काम वही ही है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे सीपीयू में कंट्रोल यूनिट है, प्रोसेसर में रजिस्टर्स हैं, दोज आर हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज, स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरियाज जिसके ऊपर आप डाटा स्टोर करते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स हैं, लाइक डिफरेंट लॉजिक गेट्स अवेलेबल होते हैं आपके पास। आप लोगों ने डीएलडी में पढ़ा होगा, डिजिटल लॉजिक डिजाइन के कॉम्बिनेशन लॉजिक्स होते हैं। सो लॉजिक्स बेसिकली आर स्पेशल डिजाइन सर्किट्स इनटू योर सिस्टम जो कि आपके इनपुट्स के मुताबिक प्रोसेसिंग के लिए डिसीजन और पाथ प्रोवाइड करते हैं, और फिर आपके पास जी आउटपुट आ जाती है। ठीक हो गया। सो आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में आर्किटेक्चर इज दोज एट्रीब्यूट्स विजिबल टू द प्रोग्रामर। आर्किटेक्चर में वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्रोग्रामर को विजिबल होती है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन सेट, number of bits used for data representation, डाटा को representation के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए कौन से बिट्स यूज होंगे, आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट क्या है। जब भी हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं तो वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती है, those are called the instruction set. So we have got basically different type of instruction sets, ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन सेट किसी न किसी इंस्ट्रक्शन सेट के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस कर रहा होता है। इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 बिट की भी होती हैं, 64 बिट की भी होती हैं, और इंस्ट्रक्शंस में नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज हो रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। उसके अलावा आपके पास आईओ मैकेनिज्म क्या है, what are the basically mechanisms being used for the input and for the output। कि आपके पास इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कंट्रोलर्स क्या हैं, आपके पास इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, what are the drivers who those are supporting to your system। आपके पास एड्रेसिंग टेक्निक्स क्या है, what are the addressing techniques। एड्रेसिंग टेक्निक्स में बेसिकली आता क्या है कि जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द वन कंपोनेंट टू द अदर कंपोनेंट, तो हम एक स्पेसिफिक एड्रेस के थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डाटा मेन मेमोरी में स्टोर करना है, देन आई विल स्टोर माय डाटा टू अ स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ माय मेन मेमोरी, और वो मेन मेमोरी जब मेरे डाटा को स्टोर कर लेगी उसके बाद मुझे एक स्पेसिफिक एड्रेस को रिटर्न करेगी। ओके, उसके अलावा इज देयर अ मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, क्या कोई मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन भी है। ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ फीचर्स आर इम्प्लीमेंटेड। ऑर्गेनाइजेशन ये है कि फीचर्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कंट्रोल सिग्नल्स, इंटरफेसेस एंड मेमोरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि कंट्रोल सिग्नल्स, इंटरफेसेस और मेमोरी टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाए। फॉर एग्जांपल, इज देयर अ हार्डवेयर मल्टीप्लाई यूनिट और इट इज डन बाय अ रिपीटेड एडिशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में है ये है कि हमने आर्किटेक्चर को तो डिफाइन कर दिया, दोज आर द विजिबल थिंग्स, हम उस पे मैनिपुलेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि उन फीचर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कंट्रोल सिग्नल्स कौन से होंगे, इंटरफेसेस कौन से होंगे, मेमोरी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी। फॉर एग्जांपल, इज देयर अ हार्डवेयर मल्टीप्लाई यूनिट और इट इज डन बाय द रिपीटेड एडिशन। कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफाइन करेगी कि जो एक स्पेसिफिक टास्क हो रहा है उस स्पेसिफिक टास्क को कौन परफॉर्म कर रहा है। आफ्टर दैट देयर इज आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे कि हमारे पास x86 फैमिली के जो बेसिक आर्किटेक्चर्स होते हैं
और वो x86 family, they basically processor family, Intel processor family. So the IBM system, which is 370 family, which is share the same basic architecture. So this gives the code compatibility. At least, for example, code कैसा आपका compatible है जो आपने लिखा है, क्या वो आपके सिस्टम के साथ मैच करता है, सिस्टम के रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है. Those are the specific properties which we basically follow while designing any sort of system. So organization differs between the different variants. So we have got different variants, and organization actually differ between these variants of your system. Structure and function है. So structure is the way in which the components relate to each other. That how do our structural components, those are relevant to each other. Function is the operation of the individual component as a part of the structure. So function is basically जिसमें set of operations हैं, set of rules हैं, हम एक specific property को function के through represent करते हैं. So function is a operation of the individual component as a part of the structure. Functions क्या-क्या हैं? जैसे कि डाटा को प्रोसेस करना, ये भी एक फंक्शन है. डाटा की स्टोरेज करना, that is also a function. डाटा की मूवमेंट करना, that is also a function. And कंट्रोल करना, that is also a function. So this is basically a functional view. And इसके लिए जो basically जो बुक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इस कोर्स में, इस लेक्चर में, that is taken from the William Stalling. And you will follow the William Stalling book, as well as there will be much more resources about any specific topic, and that resources would be provided to you. But basically, our basic concept is carried out by the William Stalling. So, operating environmental source and destination है डाटा की, कि डाटा की मूवमेंट कैसे होगी. जैसे कि हमारे पास ये मैकेनिज्म है, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये डाटा की मूवमेंट है. ठीक है. So data is coming from there, it is going to control mechanism, and it is forward to the storage facility and is given back to the control mechanism. Data processing facility, so storage, processing, controlling movement of the data. This is all about the game in which our computer architecture is basically operating environment is provided to your system, that what is the source of the data and what is the destination. From where the data is coming, it is the source, and where the data is going, it is the destination. So these are the operations for data movement. Movement basically actually controls your data, for example, from where the data is coming and where it is going. So that is coming from any type of the resource, and it is going to the control unit where they decided what type of the instructions are and what are the operations are being performed on that specific instructions. So movement actually decide करती है कि आपका डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से होके क्या प्रोसेसिंग होगी और फिर डाटा आपका प्रेजेंट होगा. So basically data movement is from where the data is coming and where the data is going, from which source data is coming and where it is being stored. And hence there is another operation which is storage. So basically storage is the data moving toward the storage devices. Storage are our permanent devices जहाँ पे हम अपनी data को permanently store करते हैं, and those are non-volatile devices where the data is never lost. Okay, so this is the storage, and we come toward the third operation, which is about the processing from or to storage. ये डाटा की मूवमेंट करनी है, हमने डाटा को कंट्रोल मूवमेंट इसकी कंट्रोल यूनिट से प्रोसेसिंग की तरफ, प्रोसेसिंग से स्टोरेज की तरफ, या स्टोरेज से प्रोसेसिंग की तरफ, ये सारी ऑपरेशंस होंगे. Another operation is about processing from the storage to the IO, input output devices की तरफ हम कैसे मूव करेंगे. So this is actually the data is moved between storage से लेके प्रोसेसिंग से फिर हम मूवमेंट वाले मॉड्यूल की तरफ लेके जाएंगे. ठीक है. So this is top level structure जो हमने previous देखा था, that was the functional view. उसके हमने 4 operations पढ़े. अब हम आते हैं कि top level structure क्या होता है कंप्यूटर का.
आप लोग तो शुरू से ही इस चीज के बारे में स्टडी कर रहे होंगे कि हमारे पास बेसिकली जो हमारा सिस्टम सर्कुलेट करता रहता है वो कुछ डिवाइसेस के दरमियान में सर्कुलेट करता रहता है। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होती है, एंड दैट्स ऑल। सो हमारे पास कंप्यूटर जो है जिसमें पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल्स आर एक्सटर्नल डिवाइसेस, और इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन लाइंस। सो अगर हम सिर्फ इसी कंप्यूटर की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें मजीद आ जाती हैं। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है जिसको सीपीयू कहा जाता है, और इसके आगे पर जो दो पार्ट्स हैं, एक कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। फिर अगर हम बात करें मेन मेमोरी की, तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है, ठीक है। एंड मेन मेमोरी के अंदर हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी मेन मेमोरी के अंदर होती है, विच इज द बेसिक फंक्शनल पार्ट। और कंट्रोल यूनिट का बेसिक पार्ट होता है दैट इज द मेन मेमोरी। इसके अलावा फिर सिस्टम इंटरकनेक्शंस होते हैं और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। सो दिस इज द टॉप लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर। नाउ वी टॉक अबाउट द सीपीयू। सीपीयू में हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं, ठीक है। इंटरनल सीपीयू के इंटरकनेक्शंस होते हैं और कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में हमारे पास सीक्वेंसिंग ब्लॉकिंग होते हैं, कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स होते हैं, और कंट्रोल मेमोरी होती है। So this is the outline of the book. We will cover the further topics. कंप्यूटर एवोल्यूशन और परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल and this is another outline. So these are the references for internet resources website for the book, and this actually PPT will be provided to you as well, and this link and document will be given in the description box as well. So आप वहाँ से भी ले सकते हैं, and you can ask me a question about it. विलियम स्टैलिंग के resources हम use करेंगे, and then those are authenticated and free to use your resources, and there are no sort of any copyright here, तो हम इसको use करेंगे। and इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम न्यू रिसोर्सेज, न्यू चीजें, न्यू टॉपिक्स के साथ आएंगे। सो तब तक के लिए आप लोग इसको बुक से स्टडी करेंगे, एंड वी विल डेफिनेटली go through over it, and for any type of question you can ask me. Thank you so much class for your time. Allah Hafiz.